वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पीटीआई चेयरमैन जो है उनके कोर्ट केसेस के हवाले से, और साथ में जो हुकूमत की तरफ से अब कुछ ऐसी आवाज़ें भी सामने आ रही हैं जिससे लगता है कि जो अब असेंबलियाँ तहलील तो हो जाएंगी मगर उसके बाद इलेक्शंस जो हैं वो कितनी जल्दी या ताख़ीर से होते हैं। एक तरफ तो अब हुकूमत ने यह कह दिया है कि असेंबलियाँ जो हैं वो तहलील हो जाएंगी 11-12 अगस्त को, और मुद्दत ख़त्म होने पर जो इलेक्शंस हैं वो हो जाएंगे, मगर साथ साथ बार बार इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि जो इलेक्शंस हैं वो उनके होने में भी ताख़ीर हो सकती है। इसी हवाले से जो वफाकी वज़ीर क़ानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने भी पिछले दिनों में कहा है कि अगर जो मुश्तरका मुफदात काउंसिल है उसने मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो नई हल्का बंदियाँ जो है वो होनी पड़ेंगी, और अगर वो हुई तो 4 से 6 हफ्तों की ताख़ीर हो सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त अपने जो लीगल मसाइल हैं, लीगल केसेस हैं, उनमें घिरी हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो लगता है तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आज भी जो तोशाखाना का फौजदारी कार्रवाई का केस था उसकी समाअत हुई। उन्होंने वहाँ जो प्रोसीडिंग्स में न सिर्फ पेश हुए बल्कि जो 35 सवालात थे उनके जवाब भी दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि कभी भी 70 साल की तारीख में इलेक्शन कमीशन ने या नैब ने तोशाखाना का रिकॉर्ड नहीं मांगा, मगर मुझसे तहाइफ का पूछा जा रहा है और सिर्फ इसलिए ताकि मुझे नाअहल किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे ख़िलाफ़ फौजदारी की जो शिकायत हैं वो दायर की गई हैं। ये जो शिकायत करता है उस पर लाजिम है कि वो साबित करे कि तहाइफ जो है वो मेरे पास थे, मगर ये साबित नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ज़ाती तौर पर उन्होंने तहाइफ नहीं बेचे, उन्होंने ब्रिगेडियर वसीम चीमा के ज़रिए ये तहाइफ भेजे, और उन्होंने कहा कि उनको अदालत में बुलाया जाए, उनसे गवाही ली जाए। चेयरमैन पीटीआई ने यह भी कहा कि 20% कीमत अमूमन दी जाती है जो तोशाखाना के तहाइफ होते हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इसको तब्दील करके 50% कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि तहाइफ को ज़ाहिर नहीं किया जाता, सिर्फ जो रिटर्न्स होते हैं उसमें असासा जात ज़ाहिर करना ज़रूरी होते हैं। ये जो बातें थी ये उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड किया अदालत ने। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से पूछा कि आप अपने हक में कोई दिफा पेश करेंगे, जिस पे उन्होंने यही कहा कि शवाहिद जो है वो सफाई पर पेश करेंगे, मगर सियासी बुनियादों पर यह केस दायर किया गया है। इसके साथ साथ ऑब्वियसली और भी उनके केसेस जो है चल रहे हैं, और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो साइफर इंक्वायरी है उसको कलअदम करार देने के लिए भी दरख्वास्त डाली हुई है। उस पर आज जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब, उन्होंने एतराज़ात उस पर लगा के जो रिक्वेस्ट थी उसको वापस किया है। हम बात करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनके जो लीगल केसेस जिस तेज़ी से आगे बढ़े, और साथ में जो इलेक्शंस के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और कहा जा रहा है कि सेंसस की वजह से शायद ताख़ीर हो सकती है। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब, माहिर कानून हैं, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। वेलकम टू द शो सर। जी बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि बहुत आज तो जिस किस्म की इत्तलात आ रही थी हाई कोर्ट से, लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उनके केस का फैसला तोशाखाना में आज ही आना है। इस तरह की इत्तलात आ रही थी कि पुलिस वहाँ बार्ब्ड वायर लगा रही है, फिर कुछ जो सहाफ़ी वहाँ थे उनको भी कुछ पकड़ लिया, बाद में पुलिस ने कहा कि बदतमीज़ी हो रही थी इसलिए उनको उठाया गया। बहुत हम कह सकते हैं टेंशन का माहौल था आज। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जब भी वो कोर्ट में आते हैं तो टेंशन होती है ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न, तो केस प्रोसीडिंग होती है। बार्ब्ड वायर तो रोज नहीं लगती ना, बार्ब्ड वायर तो आज तो अंदर कोर्ट रूम के बाहर लगाई जा रही थी। हाँ, एक तो मेक श्योर करते हैं कोर्ट रूम के अंदर बदमज़गी ने पैदा हो, क्योंकि 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि वकला के आपस में बहुत तलकलामी हुई है और कोर्ट का माहौल जो था वो नॉट कंडूसिव फॉर द ट्रायल। तो उन्होंने एक तो मेक श्योर किया है कि
जो वकलाएँ हैं दोनों पार्टियों के वो अपने कार्ड देंगे, कार्ड के ज़रिए एंट्री होगी, और मीडिया के भी उन्होंने एंट्री रिस्ट्रिक्ट किया है कि जी 5 या 7 बंदे अंदर आएंगे। तो बाकी जो, क्योंकि अब समर वेकेशन है, तो ये जो जज साहब हैं जो केस सुन रहे हैं, इनकी छुट्टियां मुझे पता चला है कि 5 अगस्त तक है, तो शायद वो 5 अगस्त तक इस केस को कंक्लूड करना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ से जो चेयरमैन बैरिस्टर साहब माफ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। 5 अगस्त में तो सर फिर 4 दिन रह गए, तो आप कह रहे हैं कि अब 4 दिन में के अंदर अंदर ही फैसला आ जाएगा इस केस का? मतलब उनकी, मैं जो प्रोसीडिंग हो रही है उनको एवेल्युएट करके बता सकता हूँ। आई एम नॉट 100% श्योर कि ये 5 तारीख को फैसला आएगा, 4 को आएगा, बट द वे द प्रोसीडिंग इज कंडक्टेड वन कुड सजेस्ट कि जी उनकी मर्जी, क्योंकि 5 के बाद उनकी छुट्टियां हैं, या तो अपनी छुट्टियां दोबारा कैंसिल करें, केस को आगे लेके जाएं। सो फार लग ये रहा है कि तेज़ी के साथ वो, क्योंकि आज अगर 342 की स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है, तो उनका कोई डिफेंस का विटनेस आता है, वो कहते हैं जी 1 दिन में आप क्लोज कराएं, या नहीं आता उनका डिफेंस क्लोज करते हैं। तो इसमें जो अब पीटीआई, जो चेयरमैन पीटीआई या पीटीआई वाले, वो ये चाहते हैं कि जो उनकी पिटीशन लगी हुई है हाई कोर्ट के अंदर, या कल उनका जो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, मेरे ख्याल में वही चाहते हैं कि पहले जुरिस्डिक्शन पे डिसीजन आ जाए उन्होंने, क्योंकि इसकी जुरिस्डिक्शन और लिमिटेशन को चैलेंज किया हुआ है। उस पर अभी कोई फाइंडिंग ना ही हाई कोर्ट से आई है और ना ही सुप्रीम कोर्ट से आई है, और ना ही उनको जो है ना इस केस का कोई स्टे मिला हुआ है कि प्रोसीडिंग जो है वो नहीं चल सकती। तो अभी इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन रही है कि कल देखें सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। अगर वो कहती है जी पहले जुरिस्डिक्शन का इशू डिटरमिन करें, जहाँ तक प्रोसीडिंग हुई है वहाँ पे स्टॉप कर दें, तो फिर थोड़ा सा केस आगे चला जाएगा। बिल्कुल ठीक। शोएब शाहीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, ये माहिर कानून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट भी करते रहे केसेस में, और रहनुमा भी हैं, पार्टी के मेंबर भी हैं, कोर कमेटी का हिस्सा है। वेलकम टू द शो सर। शोएब शाहीन साहब, आपने शायद सुनी बैरिस्टर साहब की गुफ्तगू, वो ये कह रहे थे कि उनको अभी रिसेंटली मालूम हुआ है कि जज साहब की जो है वो अगस्त 5 से छुट्टियां हैं, तो हो सकता है कि जज साहब ने ये सोच लिया कि उससे पहले केस कंक्लूड कर ले वो। तो सर फिर तो 3-4 दिन में हमें फैसला एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए। देखिए, अभी तो कल सुबह केस लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिटरमिन कर चुकी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस पे फैसला दे चुकी है कि सबसे पहले जुरिस्डिक्शन के क्वेश्चन को डिसाइड करना है, अथॉरिटी या ऑथोराइज्ड ऑफिसर जिसने कंप्लेंट फाइल की है उसको डिसाइड करना है, और क्या ये विद इन लिमिटेशन ये कंप्लेंट है या नहीं है इसको डिसाइड करना है। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजीद भी हैं। तो जब इन क्वेश्चंस ऑफ लॉ को डिसाइड करना है, तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का ये मुतफ़िक़ा फैसला है कि जब तक काबिल समाअत होने या ना होने का, यानी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट का जब तक डिसाइड ना हो जाए, तब तक फर्दर प्रोसीडिंग्स आम तौर पर नहीं हुआ करती। और फिर इस केस के अंदर एक और एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या इस जज को, जिसको तासुब का इल्ज़ाम लगाया गया है, उस इल्ज़ाम के ऊपर जब तक तहकीकात मुकम्मल ना हो जाएं या उसके ऊपर कोई फाइंडिंग्स ना आ जाए, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी नोटिस जारी कर चुकी है, तो क्या उससे पहले वो केस जज साहब फैसला कर सकते हैं या नहीं? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जब इन तमाम केसेस पे नोटिस जारी किए, टाइम एंड अगेन वो सारे के सारे केसेस पेंडिंग हैं। उन पेंडेंसी के दरमियान और नोटिस के बावजूद वो डे टू डे हियरिंग कर रहे हैं। और बड़ी बदकिस्मती की बात एक और है, आप देखेंगे हुमायूं दिलावर साहब का जब 14 जुलाई को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो वो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक छुट्टियों पे थे, वो ड्यूटी रोस्टर उनका नहीं था। लेकिन सब्सिक्वेंटली 3 दिन पहले एक नया कोरिजेंडम जारी किया गया, जिसके अंदर उनको 5 दिन के लिए ड्यूटी जज के तौर पर बिठाया गया। और आमतौर पर बैरिस्टर साहब इस बात को जानते हैं कि जो छुट्टियों का रोस्टर होता है वो सिर्फ सिविल कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट एडिशनल सेशन जज के दरमियान वो सिर्फ डे टू डे अफेयर्स या जो कोई इमरजेंसी केसेस होते हैं उनकी हद तक होता है, या किसी केस में अगर कोई डायरेक्शन केस हो और उसके लिए भी पाबंद हो कोर्टें कि जी हर हाल में उसको वक्त से पहले डिसाइड करना है, तो उस हद तक तो सम टाइम होता है। वरना उसका केस जो है रेगुलर बेसिस पे उसका ट्रायल नहीं किया जाता। लेकिन वो छुट्टियां उनकी मनसूख करके उनको 5 दिन के लिए यहाँ उनको तैनात किया गया कि ताकि आकर के वो केस का डिसीजन कर सकें। देखें, अगर कल फर्ज करो ये साबित हो जाता है कि ये केस उन्होंने नहीं सुनना था, ये ट्रांसफर का केस है,
जिस तरह उन्होंने अपनी ही फेसबुक पे जिसको एडमिट किया कि फेसबुक उनकी है जो वो आज तक इस्तेमाल करते रहे हैं, वो 2014 से लेकर ऑनवर्ड मुस्तकिल वो इमरान खान साहब के खिलाफ। सही सर, वो अब सर ये तो अब इश्यूज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होंगे ना, जरा गुफ्तगू को आगे भी बढ़ा ले। सर ये बताइएगा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जिक्र भी किया है कि ब्रिगेडियर वसीम से बुला के पूछ लिया जाए, तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि ये अब डिफेंस की तरफ से एक विटनेस की रिक्वेस्ट है और आप जो डिफेंस का केस है वो इनकी टेस्टिमनी के बाद ही आगे बढ़ेगा? देखें, अगर तो अब आज तो 342 की स्टेटमेंट जमा कराई है ना, अब लिस्ट ऑफ विटनेसेस देनी होगी। अगर केस को एज इट इज भी फर्ज करो चलाना हो, वो तो डिपेंड करता है ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसमें क्या फैसला होता है। बट फॉर द टाइम बीइंग वी प्रिज्यूम कि हमने इस केस को आगे एज इट इज चलना है, तो उस सूरत में फिर डिफेंस एविडेंस आएगी। उस या दो बातें होंगी, एक है कोर्ट विटनेसेस के तौर पर उनको बुलाना। नेचुरली अगर एमएस थे, मिलिट्री सेक्रेटरी थे उस वक्त के, तो वो तो सिटिंग ऑफिसर होंगे, तो सिटिंग ऑफिसर को तो थ्रू तलबी होगी, तलबीदा गवाह के तौर पर उनको तलब किया जाएगा। और अगर कोई डिफेंस एविडेंस में वो अपने कंसल्टेंट या कोई भी टैक्स कंसल्टेंट या कोई भी अकाउंटेंट वो पेश करना चाहेंगे, तो वो खान साहब पेश कर सकते हैं, वो डिफेंस एविडेंस होगी। तो नेचुरली डिफेंस विटनेसेस आने के बाद, उस पर जीरा होने के बाद, फिर फाइनल आर्गुमेंट्स होने के बाद फिर फैसला आएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये 3 से 4 दिन में ये कंक्लूड हो पाएगा, इसलिए कि इसकी पहले जो असल बात है वो इसकी जुरिस्डिक्शन है और इसकी कॉम्पिटेंस है। जब तक उसका फैसला ना आए, फर्दर प्रोसीडिंग्स जो है वो इररिलेवेंट होगी, क्योंकि अगर ये साबित हो गया बिल्कुल तो ठीक। बैरिस्टर साहब, आपने शोएब साहब की बात सुनी सर, वो तो कह रहे हैं कि जब तक ये फैसला नहीं आता बाकी हायर कोर्ट से, ये केस आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं, ये इनकी बात मैं इत्तेफाक करता हूँ कि देखें ना, जुरिस्डिक्शन का प्रिलिमिनरी इशू होता है कि वो पिछली दफ़ा भी जब केस लगा था तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच में उन्होंने कहा था कि ये जो इशू है डिटरमिन करना चाहिए कोर्ट का। इन केस वो डिसीजन दे देते हैं, बाद में ये फैसला होता है कि इनकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, तो उनका तो फैसला फिर वो स्टैंड ही नहीं कर सकेगा। इसलिए बेहतर ये है कि जो जुरिस्डिक्शन का और लिमिटेशन का इशू है इसको डिसाइड करके आगे जाएँ। तो मतलब है जल्दी, अगर 2 दिन में नहीं, अगर 2 हफ्ते में फैसला है तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये मेरा अपनी पर्सनल व्यू है कि पर्सनल ओपिनियन है कि इतनी अब रात दिन में क्या जल्दी है कि 24 आवर में कोई फैसला आना चाहिए। आल दो कि वो लेट हो चुका है, थोड़ा सा ये भी पीटीआई वाले भी कहा था ना कि आप 5 अगस्त तक शायद आ सकता है, मैं तो इसीलिए पूछा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो शोएब शाहीन साहब ने ये बात की है कि डिफेंस की तरफ से भी ऑब्वियसली केस प्रेजेंट होगा, फिर गवाह सामने आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने भी नाम ले लिया है किसी का, तो ये जुरिस्डिक्शन के मामले के अलावा भी तो इस पे भी तो वक्त लग सकता है। नहीं, इस पे बिल्कुल वक्त इस तरह लग सकता है कि जो डिफेंस एविडेंस होती है वो एक्यूज्ड ने खुद पेश करनी होती है। तो अगर तो ये कहते हैं कि कोई सरकारी बंदा एज ए कोर्ट विटनेस है तो फिर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है वो उसको बुलाए या ना बुलाए। क्योंकि अब ये जो ब्रिगेडियर का नाम लिया, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो ब्रिगेडियर आके यहाँ पे कोई एविडेंस देगा, सिटिंग ब्रिगेडियर, ना ही उसको कोर्ट कोई, मुझे नहीं, मेरा अपना ओपिनियन है कि कोर्ट मुश्किल ही उसको बुलाए। क्योंकि अगर ये अपना डिफेंस विटनेस पेश करें तो फिर डिफेंस की इनकी अपनी जिम्मेदारी कि अपने जो विटनेस है वो ये कोर्ट में लेके जाएं। तो अदरवाइज ये मुश्किल है कि फिर कोर्ट जो है आगे जी, क्योंकि कोर्ट ने तो नहीं कहा ये कोर्ट विटनेस है, तो ये अगर कोई एप्लीकेशन देते हैं जी इसको ऐसे कोर्ट विटनेस बुलाया जाए, तो फिर ये कोर्ट पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिप्शन है कि वो उनकी रिक्वेस्ट को मानते हैं या नहीं मानते। बिल्कुल ठीक जी। शोएब शाहीन साहब, एक ऑब्वियसली इलेक्शंस के हवाले से भी बहुत बात हो रही है, खदशात का इजहार भी किया जा रहा है कि इलेक्शंस को में ताख़ीर हो सकती है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी इसका हवाला दिया सेंसस का कि अगर वो फैसला आ जाए कि नोटिफाई करना है तो उसके बाद फिर नई हल्का बंदियाँ भी होनी पड़ेंगी और उसके बाद इलेक्शंस में ताख़ीर हो सकती है। दो उन्होंने कहा कि 4 से 6 हफ्ते। सर आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखें, पहली बात तो यह है कि पीडीएम की इन जमातों ने और पीपल्स पार्टी ने पंजाब और केपी का इलेक्शन ना कराने का सिर्फ एक ही बहाना बनाया था, वो था कि जनाब हम पुरानी हल्का बंदियों पे इलेक्शन कराएंगे पंजाब और केपी में, और फिर जब ये सेंसस मुकम्मल हो गया है अप्रैल में तो नई हल्का बंदियों के मुताबिक इलेक्शन होगा अक्टूबर में। तो इसलिए इसको इकट्ठे किया जाए। इन सब की स्टेटमेंट्स आप उठा लें, तो आज तक तो इन्होंने नोटिफाई नहीं किया। जब आज तक नोटिफाई नहीं किया तो आइन का तकाजा है कि आप अगर एक्सपायरी ऑफ द टर्म पे इलेक्शन होगा तो वो 60 डेज के अंदर होगा, और अगर इन्होंने 3 दिन या 4 दिन पहले तोड़ दी असम्बली, वो भी एक काइंड ऑफ फ्रॉड ही होगा अपॉन दी कॉन्स्टिट्यूशन के आप 2 दिन 3 दिन पहले क्यों तोड़ रहे हैं।
उसकी बज़ाहिर कोई वजह नहीं है। आज तक ये तनकीद भी ये करते थे कि जनाब केपी और पंजाब की असम्बली क्यों तोड़ दी गई। बहरहाल जो भी होगा, लेकिन चूंकि विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर 90 डेज में इलेक्शन होगा। तो आइन ये नहीं कहता कि कोई भी और रीज़न होगी तो आप इलेक्शन को किसी भी हवाले से मुलतवी कर सकते हैं, और वो इलेक्शन का इल्तवा गैर आइनी और गैर कानूनी होगा किसी भी सूरत, जो भी ये करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि अब ये अगर बहाना करना चाहते हैं इलेक्शन से भागने का, तो फिर तो वो ये 90 डेज से आगे या 60 डेज से आगे क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन अगेन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा। नोटिफाई जब तक नहीं किया, जब तक उन्होंने आज तक नहीं किया, तो अब पुरानी जो हल्का बंदियां हैं जिसके ऊपर ये सारे इलेक्शंस हुए हैं और आगे होने हैं, जब जब उसका नोटिफिकेशन आएगा, और उसके बाद भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो हल्का बंदियों के मुताबिक फिर आइन में तरमीम भी होने की एक रिक्वायरमेंट है। वो भी बिल्कुल असम्बलियाँ ठीक आएंगी तो सर। आइन की तरमीम होगी, और अगर इन्होंने करना था तो ये सारा कुछ कर सकते। जी बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब, सर आपने सुनी शोएब शाहीन साहब की बात कि ये सर क्या ताखीर सचमुच हो सकती है? वो तो कह रहे हैं कि नहीं हो सकती, 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। तो सर फिर ये नई हल्का बंदियां, MQM का मुतालबा, आजम नज़ीर तारड़ साहब के बयान को हम कैसे समझे? नहीं देखें, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये असम्बली डिज़ोल्व करते हैं तो विद इन 90 डेज इलेक्शन होना चाहिए, और मेरे ख्याल में इनको सबको मुतफिक होना चाहिए। ये फिर ये ना हाथ मलते रह जाएं, फिर ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं, फिर ये इलेक्शन ना हो तो। मुतफिक की बात नहीं है, मैं आपसे कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं, कानून तो यही कहते हैं कि 90 डेज के अंदर जो है, अगर असम्बलियां अपनी मुद्दत खुद पूरी करते हैं, इट इज वेरी कैटेगोरिकली क्लियर कि 60 डेज के अंदर होगा। तो अगर ये 2-4 दिन पहले डिसॉल्व करते हैं तो सर ये तो कैटेगोरिकली तो उन्होंने केपी और पंजाब के लिए भी कहा था, वहां तो कोई फर्क ना पड़ा। नहीं, उसमें थोड़ा सा ये मैं आपसे वो उसमें थोड़ा ये कि उनका एक चले बहाना समझ लें या कोई, हालांकि नहीं हो जाए, उनका जी बजट नहीं है, लेकिन इसमें तो बजट उन्होंने ऑलरेडी बजट के अंदर रखा हुआ है। उन्होंने कैटेगोरिकली एडमिट किया है जी हमने इसके लिए पैसे रखे हुए हैं, देयर इज नो एक्सक्यूज। अब फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन में अमेंडमेंट हो गई, इलेक्शन एक्ट में इलेक्शन कमीशन को सारा अख्तियार दिया है कि आप डेट भी फिक्स करें, स्केड्यूल का भी ऐलान करें। अगर केपी और पंजाब के लिए बहाना चल सकता है तो फिर नेशनल असेंबली के लिए भी तो बहाना चल सकता है। नहीं, अगर वो बहाना इस्तेमाल कर लिया था उन्होंने, फिर इसकी लेजिटिमेसी हम कहाँ से लाएंगे? आगे जो पंजाब की गवर्नमेंट है, अभी देखें इलेक्शन कमीशन ने कल खत लिख दिया है केपी की गवर्नमेंट के कि आपके जो अफसर है, ये अपने वज़राए हैं और एडवाइज़र हैं, ये पोलिटिकल एफिलेशन से इन्वॉल्व हैं, इनको हटाएं। तो इस तरह की सिचुएशन होगी तो फिर इलेक्शन को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इलेक्शन की लेजिटिमेसी, उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा। तो हम तो ये कहते हैं कि जो आइन के मुताबिक लिखा हुआ है उसको बिल्कुल फुलफिल करें और आइन के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए। मेरी तो बिल्कुल अपनी ओपिनियन ये है, और लीगल ओपिनियन और पर्सनल ओपिनियन यही है कि ये कोई मरदमशुमारी का बहाना नहीं चल सकता। अगर मरदमशुमारी का बहाना करेंगे तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके सीटें किस तरह बढ़ाएंगे? तो मरदमशुमारी के मुताबिक तो आपकी डिलिमिटेशन होगी, तो सीटें बढ़ जाएंगी, तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर तो इलेक्शन कर ही नहीं सकते। 51 के अंदर फिर आपको सीटें बढ़ानी पड़ेंगी, तो वो काम तो जब तक आपके पास 2/3 मेजॉरिटी हो, असेंबली होगी। हमारे दो मेहमान, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो एक बच्ची जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उन लोगों ने किया जिनके घर पे वो काम कर रही थी, और अब उसकी हालत जो अस्पताल में है वो कैसी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बच्ची रिजवाना, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो जिनके घर पे काम करती थी, सिविल जज साहब, उनकी अहलिया ने उस पर तशद्दुद किया, और वो इस वक्त भी अस्पताल में दाखिल है और उसकी सेहत जो है वो कोई बेहतर होती नज़र आ नहीं रही है। वहाँ जो कायम मकाम मेडिकल बोर्ड है जो बनाया गया है टू लुक आफ्टर है, उसके सरबराह जो हैं उन्होंने मीडिया को बताया कि वो अभी भी ऑक्सीजन पर ही है, और अगले जो 2 दिन हैं वो बहुत अहम हैं। उसके जो ज़ख़म हैं वो आहिस्ता आहिस्ता भर रहे हैं। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर फरीद ज़फ़र साहब, प्रिंसिपल हैं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लॉ। वेलकम टू द शो सर। जी सर, बताइएगा कि क्या वजह है, रोज़ ये इत्तला आती है कि उसकी तबीयत जो है वो थोड़ी सी बेहतर होती है, फिर डिटीरिएशन की इत्तलात आती हैं, स्टेबलाइज नहीं हो रही तबीयत। तो क्योंकि ये जो चोटें हैं, ये इंजरीज अभी रिसेंट नहीं है, इनको 3-4 महीने हो चुके हैं। इसको अब एक तो एंटीबायोटिक अब आज इसका चेंज करके टॉप ऑफ द लाइन पे हम चले गए हैं, और इसके साथ साथ
इसको कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन के इंजेक्शंस भी लग डॉक्टर रहे साहब हैं। माफ करिएगा, आपकी बात ये काट रही हूँ। आपने कहा कि आज टॉप लाइन एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, तो इससे पहले सर जो एंटीबायोटिक्स दी गई वो क्या इतनी इफेक्टिव नहीं थी, मौसर नहीं थी? और अब इतना ताखीर क्या हम कह सकते हैं हुई कि अब आपने फिर से एंटीबायोटिक्स चेंज करके नया अब दे रहे हैं? इसको अच्छी दे रहे थे, लेकिन इसका क्योंकि हमने इसको एक्चुअली प्रॉब्लम रेस्पिरेशन की होती है और सैचुरेशन ड्रॉप हो जाती है, तो हमने इसकी वो ब्रोंकोस्कोपी की, वो जो कैमरा लंग्स में डालते हैं, और वहाँ से हमने अंदर से इन्फेक्टिव फ्लूइड लिया जो कि ऐसे रूटीन में सामने नज़र नहीं आता, और उनको जब कल्चर कराया तो उसमें जो एंटीबायोटिक फिर उससे सेंसिटिव आई, वो वाली एंटीबायोटिक हमने बीच में आज ऐड की है, क्योंकि इसकी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो इन्फेक्शन की वजह से लंग्स में आती है, सैचुरेशन ड्रॉप करती है, और इसकी इम्यूनिटी इतनी कम हो चुकी है कि ये प्रॉपर तरीके से वो अफोर्ड भी नहीं कर सकती। और ये क्योंकि 13-14 साल की बच्ची है, इसका वज़न भी कोई 30 kg है, इसको बहुत हैवी एंटीबायोटिक भी नहीं दे सकते कि कहीं किडनीज और कोई से प्रॉब्लम ना हो जाए। इसलिए हमारा कोई 13 रुकनी बोर्ड है, वो रोज़ मीटिंग करता है और फिर डिसाइड करते हैं कि इसके कंडीशन कैसी है, और उसके हवाले से फिर इसको मेडिसिन इसकी कुछ चेंज की जाती हैं। रात मिनिस्टर साहब को भी हमने इस बोर्ड में शामिल डॉक्टर साहब ये किया था। बताया था कि ये मैल नरिशमेंट का भी मसला रहा है इनके साथ, क्योंकि शुरू में इतलात आ रही थी, माँ बाप ने इल्ज़ाम लगाया कि शायद एसिड दे दिया गया है, खा पी नहीं बच्ची पा रही थी। मैल नरिशमेंट का जो है आपकी बातों से लग रहा है कि ये भी इशू है, तो ये खुराक का इतना मसला क्यों बना रहा है? ये भी सिर्फ कमज़ोरी की वजह से है और आर देयर मोर फैक्टर्स टू इट? बच्ची जी हमारे पास जब आई थी तो वो 4-5 दिन से उसने कुछ खाया पिया नहीं था, और उसकी 2 रीज़न्स थी। एक तो मे बी शायद उसको फूड डाइट इस तरह मिल भी नहीं रही, और दूसरा उसकी क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से और जो ज़ख़म थे वो ख़राब हो चुके थे, उनकी क्लीनिंग प्रोसेस नहीं हुआ था, बच्ची की हाइजीन भी पुअर थी, तो इस वजह से वो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैला हुआ था, और सेप्टिसीमिया की वजह से भी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ड्रॉप हो गया था और इसकी इनटेक कम हो गई थी। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान का, जहां एक दफ़े फिर जो बारिशें हालिया हुई हैं वो बहुत ज़्यादा हुई हैं और उसकी वजह से नुकसान हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान जो बारिश हुई उसकी बाइस 11 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और 400 से ज़ायद मकानात जो हैं उनको नुकसान पहुँचा है। यहाँ तक सूरत हाल है कि काफ़ी जो हिस्से हैं सूबे के उनका जो राब्ता है वो मुनक़ता हो चुका है। लैंड स्लाइडिंग जो है, पुलों को नुकसान हुआ है, शाहराएँ जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो प्रोविंशियल है बलूचिस्तान की, उसने कहा कि पंजगूर, खारान और वशाक के जो अज़ला हैं वो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। इनमें मकानात भी बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुँचा है, जबकि 4 रोज़ से बारिश जो थी वो जारी है और बड़ी तादाद में जो देहात के इलाके हैं उनका जो राब्ता है वो भी मुनक़ता है ज़िले हेड क्वार्टर से, और सैकड़ों ख़ानदान जो हैं वो बेघर हैं। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़ेरी साहब, नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ क्वेटा। वेलकम टू द शो सर। जी सर, बताइएगा क्या सूरत हाल है, कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जिनका इस वक्त राब्ता भी मुनक़ता है और मगर वहाँ से इत्तलात भी आ रही हैं कि काफ़ी नुकसान हो चुका है? आरफा, इस वक्त बलूचिस्तान को अगर हम रवा साल की बात करते हैं तो अब तक 2 स्पेल्स का सामना रहा है, मानसून स्पेल्स का, जिनमें 19 जून से लेकर अब तक, और दोनों स्पेल्स में अगर हम कहें तो नुकसानात हुए। बलूचिस्तान के 22 अजला इन स्पेल्स के दर में थे। 5 ऐसे जिन नुकसानात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें पाशु, खारान, डेरा बुख्ती, जोब और किला सैफुल्ला। गुज़िश्ता रोज की इन तमाम इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन अब भी जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन गुज़िश्ता शब खत्म हुआ। अब तक आज तक जो सर्वे और रिलीफ ऑपरेशन की जो आदाद शुमार PTMA की जानिब से आज जारी हुए, उनके मुताबिक अब तक 14 अफराद जान बहक जबकि 16 जख्मी हो चुके हैं। जबकि रिलीफ ऑपरेशन इन 4 अजला में अब भी जारी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सर्वे का अमल भी शुरू कर दिया गया है। जो नुकसानात अब तक रिपोर्ट हुए, लेकिन सर्वे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इससे कई गुना ज्यादा होंगे, क्योंकि अब तक जो इब्तिदाई सर्वे है उसके मुताबिक 534 मकानात को जिस दिन
नुकसान पहुंचा है, जबकि 200 से ज्यादा मकानात। सर ये बताइएगा कि अभी रिलीफ ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हुआ नहीं है, मगर सर्वेज उन्होंने शुरू कर दिए हैं। इतनी मैन पावर मौजूद है पीडीएमए के पास? कुछ अजला ऐसे हैं जहाँ पे रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, जहाँ पे सर्वे का अमल शुरू किया गया है। असल में अजला में जो दिल्ली इंतजामिया है उनकी मौजूदगी में ही सर्वे ऑपरेशन शुरू किया जाता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चंद नुमाइंदे तमाम तर सर्वे दिल्ली इंतजामिया का जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है उनकी जानिब से किया जाता है और वो रिपोर्ट पीडीएमए को अरसाल किया जाता है। उसी के मुताबिक नुकसान का तखमीना लगाया जाता है। अब तक जो सर्वे हो चुका है इन 6 अजला जो बहुत ही ज्यादा मुतासर हुए, अब तक की तखमीना जो लगाएगा उसके मुताबिक 25 से 30 करोड़ रुपए के जो सिर्फ फसलात है, जो फसलें वहाँ पे कड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा और उसके साथ साथ मकानात जो सैलाबी रेलों में बह चुके हैं और जो जरूरी तौर पर मुतासर हुए। लेकिन अब सर्वे मुकम्मल होने के बाद ही इस बात का मुकम्मल तौर पर अंदाजा लगाया जा सकेगा कि तखमीना क्या होगा। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल नुकसान कम है, ताहम 75 से 80 करोड़ तक के नुकसान हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।